नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग द वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल का मतलब है कि जब प्राइवेटली कोई पर्सन मान लीजिए किसी कंपनी में पैसा लगा देता है, लाइकवाइज पर्सन ए ने कंपनी XYZ या फिर यहां पर एंटरप्राइज कहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, यानी कि एंटरप्राइज के यहां पर इसने शेयर्स को परचेज कर लिया, ठीक है। तो ज्यादातर ये वहां पर लगता है जहां पर अभी कंपनी जो है वो इनिशियल स्टेज में है, जहां पर जो एंटरप्राइज है वो भी इनिशियल स्टेज में है, एंड यहां पर ये ना तो बैंक लोन ले सकती है क्योंकि इसकी कोई हिस्ट्री ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, फर्दर ना ही ये अभी पब्लिक से पैसा उठा सकती है। तो उसके केस में जो पर्सन यहां पर, जो एंटरप्रेन्योर यहां पर ज्यादा पैसा अर्न करना चाहता है, ठीक है, तो वो यहां पर क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। तो दैट इज व्हाट, दैट इज वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल का मतलब है इंडिपेंडेंटली मैनेज एंड डेडिकेटेड पूल ऑफ कैपिटल, जो वो किसी इक्विटी में या फिर इक्विटी लिंक्ड इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करता है जो प्राइवेटली हेल्ड है, या फिर जहां पर हाई ग्रोथ कंपनीज हैं हम उनकी बात करते हैं। तो इनको हम प्राइवेट इक्विटी भी कहते हैं। यानी कि इस केस में आपको क्या मिलता है, आपको हायर रिटर्न मिलती है, यानी कि रिस्क जो एसोसिएटेड है इस कंपनी के साथ कुछ ना कुछ रिस्क एसोसिएटेड होगा, यानी कि अगर ये कंपनी जो है अगर ये ग्रो करेगी तभी इस पर्सन को रिटर्न मिलेगी, तभी इन्वेस्टर को यहां पर ग्रोथ मिलेगी। तो वेंचर कैपिटल्स को कुछ ना कुछ जो पैसा है वो कंपनी के डिविडेंड के थ्रू भी मिल जाता है, लेकिन जो मेजर इनका जो अर्निंग रहती है, मोस्ट ऑफ दोज अर्निंग जो रहती है वो जो भी यहां पर कैपिटल गेन होगा ना इनकी इन्वेस्टमेंट में, उस कैपिटल गेन के थ्रू ही इनको क्या मिलेगा, अर्निंग इनकी मिलेगी। एंड वेंचर कैपिटल के लिए इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसीडर द एग्जिट ऑप्शन, यानी कि एक बार किसी कंपनी ने ऑप्टिमम लेवल पर ग्रोथ करनी स्टार्ट कर दी एंड अब यहां पर अगर ये वेंचर कैपिटल यहां से एग्जिट करना चाहता है तो देयर मस्ट बी सम एग्जिट ऑप्शन। तो वेंचर कैपिटल जो है इट इज अट्रैक्टिव फॉर न्यू कंपनीज जहां पर जो उनकी ऑपरेटिंग हिस्ट्री है वो काफी ज्यादा लिमिटेड है, या फिर वो काफी अभी छोटी कंपनीज हैं कि वो कैपिटल को पब्लिक से उठाएं, पब्लिक मार्केट से उठाएं, या फिर वो इस पॉइंट पर नहीं पहुंचे हैं कि वो बैंक लोन ले पाए। एंड फर्दर जो वेंचर कैपिटल लेते हैं ये जनरली किस तरह से रहता है वेंचर कैपिटल, कि आप एक कंपनी के शेयर्स को परचेज कर लेते हैं, एंड अगर आपने ज्यादा मेजॉरिटी में शेयर होल्डिंग कर ली है तो उसके केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी ये शामिल हो सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी शामिल हो सकता है। फर्दर जो वेंचर कैपिटल है हो सकता है कि ये जो डे टू डे ऑपरेशंस हैं कंपनी के उनमें पार्टिसिपेट ना करे, लेकिन जो प्रोविजन है रिगार्डिंग कि वो एक्सपर्टीज जो है, टेक्निकल एक्सपर्टीज मैनेजमेंट के रिगार्डिंग अपने डिसीजन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड दैट कुड बी अ कंडीशन इन वेंचर कैपिटल फंडिंग। तो कॉमनली वो मेंटर की तरह यानी कि एक बिजनेस पार्टनर की तरह काम करते हैं, जो ये देखते हैं कि बिजनेस जो है वो सक्सीड करे एंड सभी का बेनिफिट रहे, इंक्लूडिंग द वेंचर कैपिटलिस्ट हिमसेल्फ। तो बहुत सी जो आईटी है यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, बायोटेक से रिलेटेड, फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं वो वेंचर कैपिटल का इस्तेमाल करती हैं, एंड फर्दर दे सीक टू एग्जिट विद इन पीरियड ऑफ 5 to 7 years, यानी कि 5 से 7 साल के पीरियड में वो इन वेंचर कैपिटल्स को एग्जिट कर देती हैं। तो एग्जिट स्ट्रेटेजी जो है वो डिफर कर सकती है, इट में इंक्लूड कि कंपनी प्रिंसिपल उन्हें परचेज कर ले, या फिर जो वेंचर कैपिटलिस्ट जो शेयर्स हैं वो किसी थर्ड पार्टी को प्रीमियम पर बेच दी जाएं, एंड फर्दर जो ये स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग द एग्जिटिंग इट मस्ट बी नेगोशिएटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो बहुत से जो वेंचर कैपिटल्स हैं दीज हैविंग अ पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ताकि जो इनका रिस्क है वो इवनली क्या रहे, स्प्रेड आउट रहे। तो इस तरह से समझिए वेंचर कैपिटल का मतलब क्या है कि एक कैपिटल यहां पर इकट्ठी कर ली, पूल कर ली है, इट मे बी बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को बिलोंग कर सकता है, एंटरप्राइजेस की कैपिटल हो सकती है। अब ये कैपिटल जो है ये यहां पर इन्वेस्ट की जाएगी डिफरेंट एंटरप्राइजेस में, डिफरेंट एंटरप्राइजेस में ये इन्वेस्ट की जाएगी थ्रू द परचेज ऑफ द शेयर्स। नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं दैट इज रिगार्डिंग द एंजल फंड्स। तो एंजल फंड्स जो नेम ओरिजिनेट हुआ है, दैट एंजल्स दैट फंडेड द थिएट्रिकल प्रोडक्शंस, ठीक है, उससे इसका नेम जो है वो ओरिजिनेट हुआ है। सो दीज कैन बी द ऑर्गेनाइजेशंस जो स्पेशलाइज हैं, जो एक पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को इंट्रोड्यूस करती हैं टू द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, लेकिन फ्रिक्वेंटली क्या रहती हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ही रहते हैं फ्रिक्वेंटली। एंड फर्दर ये खुद इंस्टीट्यूशंस भी हो सकती हैं या फिर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, यानी कि HNI भी हो सकते हैं, हु आर लुकिंग फॉर ग्रोथ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। लाइकवाइज कोई HNI है जिसके पास फंड्स हैं एंड वो चाहता है कि वो इन्वेस्टमेंट करे,
वो अपने फंड्स को यहां पर इन्वेस्ट करे बड़े अमाउंट में। तो फंक्शनिंग के हिसाब से देखें सो दे ऑपरेट सिमिलर टू द वेंचर कैपिटल, वेंचर कैपिटल की तरह ही ये ऑपरेट करते हैं। सो दीज आर नेम्ड एज द एंजल्स, यानी कि ये पैसे को पूल करते हैं, यहां पर कैपिटल को इकट्ठा पूल करते हैं एंड जो बड़ी डील्स हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं एंड फर्दर ये मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं ताकि जो इनका रिस्क है वो डाइवर्सिफाई हो सके, वो स्प्रेड हो सके। फर्दर ये नेटवर्क कॉन्टैक्ट्स का एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्टीज का बेनिफिट उठाते हैं। लाइकवाइज जैसे जो भी यहां पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उसकी स्क्रीनिंग होगी, उसकी वैल्यूएशन क्या है एंड फर्दर उसको मॉनिटर करने के रिगार्डिंग ये एक्सपर्टीज का बेनिफिट उठाते हैं। सो फर्दर ये इन राउंड्स को यहां पर रिपीट करते हैं ताकि ये अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको उस हिसाब से एग्जिट कर सकें, यानी कि जब तक इनको बेनिफिशियल लगती है इन्वेस्टमेंट तब तक ये उसमें इन्वेस्ट करते हैं एंड फर्दर फॉलो ऑन राउंड्स को ऐड करते हैं ताकि ये अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एग्जिट कर सकें। तो इंडिया में एंजल फंड्स ने एंटर किया है रिटेल मार्केट में, रियल एस्टेट वेंचर्स में एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एंड बायोटेक इंडस्ट्री में। देन इट इज रिगार्डिंग द डेप्ट फाइनेंसिंग। तो जो छोटी फर्म्स रहती हैं इनको ज्यादा दिक्कतें फेस होती हैं रिगार्डिंग एक्सेसिंग द डेप्ट फाइनेंस, यानी कि जब बैंक से लोन लेना है तो यहां पर इन्हें ज्यादा दिक्कतें रहती हैं रेदर देन द लार्जर फर्म्स, क्योंकि जो बड़ी फर्म्स रहती हैं उनको जो लोन है वो आसानी से मिल जाता है। रीजन क्या रहता है इसके पीछे कि जो छोटी फर्म्स होती हैं मे बी इनके पास एक्सेप्टेबल कोलेटरल नहीं है एडिक्वेट वैल्यू की। सो जो कॉमन यहां पर डिफिकल्टीज फेस रहती हैं रिगार्डिंग जो कि लैंडिंग से रिलेटेड है एमएसएमईज के लिए, डेट इंक्लूड्स कि इक्विटी का लेवल काफी कम रहता है, कैपिटलाइजेशन कम रहती है, या फिर जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो कम है, प्रॉफिट्स कम है, या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो खराब है, रिपोर्टिंग सिस्टम जो है वो पुअर है। फर्दर हो सकता है कि कोई फाइनेंशियल प्लान ना हो या कोई प्रोजेक्शन ना हो, कोई बिजनेस प्लान ना हो, मे बी ड्यू टू द नेचर ऑफ सिक्योरिटी, या फिर हो सकता है वैल्यूएशन जो है वो कम हो। फर्दर मैनेजमेंट की जो क्वालिटी है एंड जो फाइनेंशियल डाटा है उसके रिलेटेड जो अंडरस्टैंडिंग है वो अभी खराब है। फर्दर जो फंड्स हैं उनकी डाइवर्जन के कारण भी लैंडिंग की इश्यू हो सकती है, मे बी नॉन कोर एक्टिविटीज में डाइवर्जन कर दिया हो फंड्स को, या फिर लाइफस्टाइल एक्टिविटीज में, यानी कि लाइकवाइज यहां पर XYZ फर्म ने जो कि प्रोप्राइटरशिप एंटरप्राइज है इसने यहां पर पैसा लिया, बैंक से पैसा लिया, ठीक है, लेकिन इस पैसे को किसी और नॉन कोर एक्टिविटी में लगा दिया जो कंपनी का एंटरप्राइज का मेन बिजनेस नहीं है, या फिर इसे पर्सन ए ने अपने लाइफस्टाइल एक्टिविटीज में स्पेंड अप कर लिया। तो ये सभी दिक्कतें रहती हैं जिसके कारण जो छोटी फर्म्स हैं उनको लैंडिंग के समय पर दिक्कत रहती है। सो डेप्ट फाइनेंसिंग बेसिकली है क्या, ये लोन है जो यहां पर बोरोर लेगा एंड इसने विद इंटरेस्ट इसे पे बैक करना होता है एंड इन केस अगर जो एंटरप्राइज है वो फेल होती है तो रिस्क किसके ऊपर रहेगा, रिस्क सिर्फ और सिर्फ रहेगा बोरोर के ऊपर। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द गवर्नमेंट स्कीम्स। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं रिगार्डिंग द कंपोजिट लोन स्कीम। तो ये जो स्कीम है ये बेसिकली यहां पर सैंक्शन एंड डिसबर्समेंट की जाती है वर्किंग कैपिटल की एंड टर्म लोन की इकट्ठे ही अंडर अ सिंगल एजेंसी, एंड जो लिमिट रहती है इस तरह के कंपोजिट लोन की इट हैज बीन एनहांस्ड टू ₹1 करोड़ अंडर द सिंगल विंडो कंसेप्ट। तो ये जो स्कीम है दिस इज ऑपरेटेड बाय बोथ द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जो स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस हैं वो भी यहां पर सिंगल विंडो स्कीम के अंडर वर्किंग कैपिटल लोन को प्रोवाइड कर रही हैं अलॉन्ग विद द टर्म लोन। जो भी कोई नई एंटिटी है, स्मॉल सेक्टर यूनिट है, यहां पर वर्किंग कैपिटल लोन जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है अलॉन्ग विद द टर्म लोन, ताकि जो इनिशियल डिफिकल्टीज हैं ताकि वो अपनी प्रोडक्शन को जल्दी से स्टार्ट कर पाए, ठीक है। यानी कि जो डिफिकल्टीज आ रही थी इस तरह की यूनिट्स को, जो डिलेज फेस किए जा रहे थे, ऐसी प्रॉब्लम से निपटा जा सके एंड वो जल्दी से प्रोडक्शन को अपनी स्टार्ट कर पाए। तो जो कंपोजिट लोन है जिसकी लिमिट 1 करोड़ रुपए तक हो सकती है, ये सैंक्शन किया जा सकता है बैंक्स के द्वारा, जो एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करेगा कि वो वर्किंग कैपिटल को अवेल कर सकते हैं, टर्म लोन को अवेल कर सकते हैं थ्रू अ सिंगल विंडो। तो सभी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एडवाइस किया गया है कि जहां कहीं भी जो लोन है टर्म लोन सैंक्शन किया जा रहा है सिंगली एंड ज्वाइंटली, तो वहां पर वर्किंग कैपिटल भी जो है वो सिंगली या फिर जो ज्वाइंटली है अलॉन्ग विद द टर्म लोन वो सैंक्शन की जाए, ताकि जो किसी भी तरह का डिले आ रहा है कमर्शियल प्रोडक्शन के रिगार्डिंग एमएसई यूनिट्स को, वो यहां पर डिले ना रहे।
एंड स्पीडली वो इस चीज को कर पाए, यानी कि प्रोडक्शन को स्टार्ट कर पाए। नेक्स्ट इट इज NSIC, दैट इज नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन स्कीम्स। तो NSIC जो है वो कई तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है MSMEs को। फर्स्ट ऑफ इट इज द बिल फाइनेंसिंग, यानी कि जो भी बिल ड्रॉ किए गए हैं MSME यूनिट्स के द्वारा, यानी कि जो भी उन्होंने सप्लाई की हैं रेप्यूटेड एंड वेल एस्टेब्लिश्ड एंटरप्राइजेस को। लाइकवाइज MSME ने यहां पर एक गुड्स सप्लाई किए एक कॉर्पोरेट को, एंड उसके लिए MSME ने एक बिल ड्रॉ किया है कॉर्पोरेट के ऊपर, लेट इट बी बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया है कॉर्पोरेट के ऊपर, जिसे एक्सेप्ट किया गया है कॉर्पोरेट के द्वारा। तो इस तरह का जो बिल है दैट कैन बी फाइनेंस्ड और डिस्काउंटेड बाय द NSIC फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 90 days। नेक्स्ट इट इज वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। सो इमरजेंसी कंडीशन में जब इमरजेंसी रिक्वायरमेंट हो एक वायबल एंड वेल मैनेज्ड यूनिट को, तो उसकी जो वर्किंग कैपिटल की नीड्स हैं उसके लिए उसको फाइनेंस दिया जा सकता है NSIC के द्वारा अंडर द वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, ताकि जो भी उन्होंने परचेजेस की अपनी कंज्यूमरेबल स्टोर्स की, स्पेयर्स की, या फिर प्रोडक्शन रिलेटेड जो ओवरहेड्स हैं, लाइकवाइज इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे करने के लिए, स्टैट्यूटरी ड्यूज को पे करने के लिए, जो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस है यहां पर प्रोवाइड किया जा सकता है बाय द NSIC। नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग द एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाइनेंस। तो जहां पर भी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, एंड जहां पर उनकी एमरजेंट रिक्वायरमेंट्स यानी कि इमरजेंसी में कोई रिक्वायरमेंट पड़ती है जिसके थ्रू एक्सपोर्ट के डेवलपमेंट हो सकती है, तो उसके रिगार्डिंग यहां पर फाइनेंस दिया जा सकता है। तो इसमें प्री एंड पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस जो है दोनों ही प्रोवाइड की जा सकते हैं यूनिट्स को एज पर द यूजुअल टर्म्स एंड कंडीशंस। नेक्स्ट इट इज इक्विपमेंट लीजिंग स्कीम। सो इक्विपमेंट लीजिंग स्कीम जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो MSME यूनिट्स हैं उनको असिस्ट करना है रिगार्डिंग के जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट है, रिगार्डिंग द मॉडर्नाइजेशन और एक्सपेंशन, या फिर अगर वो अपनी इंडस्ट्री में और कोई इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं यानी कि एडिशन करना चाह रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी वो इक्विपमेंट को यानी कि इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट को लीज के ऊपर प्रोक्योर कर सकते हैं। तो उसके लिए भी यहां पर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सकती है बाय द NSIC।